गुड मॉर्निंग। इकोनॉमिक्स का ये लेक्चर है। जैसे पीछे क्लास में इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर आपको डला हुआ था, इवोल्यूशन ऑफ मनी, हम डिस्कस कर रहे थे कि मनी का या हमारा जो करेंसी है उसका विकास क्रम क्या रहा। तो ये सब डिस्कस हुआ था कि कैसे मानव के द्वारा वस्तु विनिमय प्रणाली, फिर कमोडिटी मनी, फिर मेटालिक मनी, कागजी मुद्रा, उसके बाद से फिर बैंक मनी, फिर अभी ऑनलाइन पेमेंट के बाद से मानव अभी क्रिप्टो करेंसी तक पहुंच गया है। तो ये सारा चीज़ डिस्कस हुआ था। इसके बाद से ही एक ये स्लाइड डिस्कस हुआ था क्वाइंस या सिक्के को लेकर, क्या व्यवस्था है भारत में सिक्कों को। पिछले लेक्चर में यहाँ तक हमने कवर किया था, ठीक है, जो लेक्चर 3 था। अब इस लेक्चर 4 में हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो आपका ये मनी एंड बैंकिंग का जो सिलेबस है, एक सेकेंड, मनी एंड बैंकिंग का सिलेबस है, अभी आप उसको हम डिस्कस करेंगे। यानी ये आपका जो सिलेबस है, तो भारतीय रिजर्व बैंक, यानी इससे पहले ये वाले टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं। 3 लेक्चर अभी तक डाला जा चुका है। इस चौथे लेक्चर में भारतीय रिजर्व बैंक से पहले की जितनी सारी बातें हैं वो सारा हम कवर कर लेंगे। मुद्रा, मुद्रा के प्रकार, करेंसी, आप एक बार में कितना करेंसी पे कर सकते हैं, फिड्यूशियरी मनी क्या होता है, फियाट मनी क्या आता है, ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। क्वाइंस के बारे में हमने बता दिया था कि जो भी सिक्के अभी मार्केट में आपको देखते हैं वो सामान्यतः 2 प्रकार के सिक्के होते हैं। एक को बोलते हैं फुल बॉडी क्वाइन और एक को बोलते हैं टोकन क्वाइन। जो भी फुल बॉडी क्वाइन होते हैं उसमें क्या विशेषता होती है, ऐसी धातु के मुद्रा जिसका अंकित मूल्य, यानी जो फेस वैल्यू इन द सेंस कि ये जो सिक्के पर आपको दिख रहा है यहाँ, जैसे ये 10 रुपये का सिक्का है तो इसका फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया, तथा इसका अंतर्भूत मूल्य या इंट्रिंसिक वैल्यू, जो आंतरिक इसमें मेटल लगा है उसका टोटल जो वैल्यू है उससे इसका कंपेयर किया जाता है, समान हो। यहाँ पे नीचे दिया गया है, इसका मेटालिक वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू इसके फेस वैल्यू से या तो ज़्यादा हो या बराबर हो। इन दोनों कंडीशन में कोई क्वाइंस है या कोई मुद्रा है तो उसको फुल बॉडी क्वाइन के नाम से या फुल बॉडीड क्वाइन के नाम से उसको जानते हैं। उसके बाद से एक दूसरा होता है टोकन क्वाइन या प्रतीकात्मक सिक्का। इसमें फेस वैल्यू ज़्यादा होता है लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम होता है। मतलब जैसे मान लो कि अभी 20 रुपये का सिक्का है तो उसमें जो मेटल या धातु इस्तेमाल हुआ है वो 1 रुपया 1.5 रुपया उसका पूरा टोटल खर्च आता है, लेकिन उसका फेस वैल्यू कितना है, 20 रुपया। ये 10 रुपये का सिक्का सरकार को बनाने में कुछ रुपया लगा होगा, लेकिन ये अभी इसका फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया है, ठीक है। तो ये आपको 10 रुपये में, तो इस प्रकार के सिक्कों को प्रतीकात्मक सिक्का, यानी वर्तमान में जितने सिक्के चल रहे हैं वो सब के सब टोकन क्वाइन के अंतर्गत आपको शामिल किए जाते हैं, ठीक है। जिसमें फेस वैल्यू से कम, यानी जिसमें फेस वैल्यू ज़्यादा होता है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से। ये हमने बात पीछे लेक्चर में भी कवर किया था। नेक्स्ट, ये वाला स्लाइड से आपको कवर करना है, इसको समझ जाइए। फ्यूडिशरी मनी या विश्वसनीय मुद्रा किसको बोलते हैं, ध्यान से समझिए। फ्यूडिशरी मनी या विश्वसनीय मुद्रा वैसी कोई भी मुद्रा जिसको सामान्यतः लेन देन या एक्सचेंज के रूप में स्वीकार किया जाए, उन सभी प्रकार के मुद्रा को हम फ्यूडिशरी मनी या फिर उसी को हम प्रत्याशित मुद्रा या फिर विश्वसनीय मुद्रा के नाम से जानते हैं। अब इसके 2 कैटेगरी है भारत के अंतर्गत, एक को बोलते हैं हम लीगल टेंडर और एक को बोलते हैं नॉन लीगल टेंडर, यानी वैधानिक मुद्रा और अवैधानिक मुद्रा। तो सबसे पहले लीगल टेंडर को समझ लेते हैं। सरकार के द्वारा जारी तथा भारत के अंदर लेन देन के लिए बाध्यकारी होगा। मतलब जो भी लीगल टेंडर या वैधानिक मुद्रा होगा, एक तो ये सरकार के द्वारा जारी होगा तथा भारत के सीमा रेखा के अंदर, यानी भारत की जहाँ तक टेरिटरी है उसमें लेन देन के लिए बाध्यकारी होगा, अर्थात इसको कोई मना नहीं कर सकता है, ठीक है। इसी को सामान्यतः फियाट मनी के नाम से भी जानते हैं, हम इसको फियाट मनी कहते हैं, ठीक है। अब फियाट मनी होने के लिए भी 2 कंडीशन है, एक तो इशूड बाई गवर्नमेंट या किंग, मतलब जैसे भारत सरकार है तो इसको भारत सरकार इशू करेगी, ब्रिटेन में किंग है तो वहाँ पे किंग इशू करेगा, तो गवर्नमेंट के द्वारा इशू होता है। साथ ही साथ ये या तो क्वाइन फॉर्म में होगा या फिर आपको करेंसी फॉर्म में होगा। तो फियाट मनी के लिए 2 कंडीशन है, एक तो ये गवर्नमेंट के द्वारा इशू होता है और ये क्वाइन और करेंसी में होता है, और इसी को सामान्यतः लीगल टेंडर के तौर पे स्वीकार किया जाता है, ठीक है। अब ये दूसरी तरफ अवैधानिक मनी है, अवैधानिक मुद्रा सामान्यतः सरकार या आरबीआई या फिर बैंक ईटीसी के द्वारा ये जारी किया जाता है और ये लेन देन के लिए बाध्यकारी नहीं है,
ठीक है। बाध्यकारी नहीं है इन द सेंस कि मान लो कि आप किसी को चेक से पेमेंट करते हैं, तो चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, परंतु जो लीगल टेंडर है, आपके भारतीय रुपया जो है, करेंसी जो है, वो भारत के अंदर कहीं पे भी लेन देन से कोई मना नहीं कर सकता है। आप किसी से उधार लिए, आप जाकर 5 लाख रुपए उधार लिए हैं, 5 लाख रुपए आप उसको कैश में पेमेंट करेंगे तो वो मना नहीं कर सकता है 5 लाख रुपए लेने से, 1 लाख रुपए कैश लेने से मना नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये लीगल टेंडर है। भारत में इसको लेन देन के लिए क्या है? बाध्यकारी है, जबकि ये लेन देन के लिए बाध्यकारी नहीं है। मतलब इसको कोई ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। हमारा जितना सारा ये क्रेडिट मनी, ड्राफ्ट, बॉन्ड, डिवेंचर से जितने सारे ट्रेजरी बिल वगैरह, ये सब के सब आपके किस प्रकार के हैं? अवैधानिक है, मुद्रा है, यानी नॉन लीगल टेंडर है। मतलब इसको एक्सेप्ट करने के लिए दूसरा पर्सन बाध्य नहीं है, एक्सेप्ट भी कर सकता है और उसको खारिज भी कर सकता है। इसी को सामान्यतः ऑप्शनल मनी भी कहा जाता है। जैसे इसको फियाट मनी कहा जाता है, वैसे इसको ऑप्शनल मनी भी कहा जाता है। ऑप्शनल मतलब कि मर्जी करेगा तो एक्सेप्ट करेगा और नहीं मर्जी करेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, अब जो लीगल टेंडर या वैधानिक मुद्रा है उसके दो कैटेगरी है, एक है लिमिटेड लीगल टेंडर और एक है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब जो लिमिटेड लीगल टेंडर है उसके साथ क्या है? लिमिटेड जितने सारे हमारे सिक्के हैं, अब मान लीजिए किसी को 10,000 रुपया पे करना है। अब 10,000 रुपये का आप उसे बदला चुकाने के लिए 10-10, 1-1 रुपये का सिक्का या 10-10 रुपये का सिक्का 2-4 बोरी भर के उसके घर बाइक से लेके पहुंच गए कि लीजिए हम आपका 10,000 रुपया दे रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? एक साथ आप कितने चिल्लर या कितने सिक्के पे कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो जो भी हमारा क्वाइंस है वो लीगल टेंडर तो है, लेकिन वो लिमिटेड लीगल टेंडर है। जैसे मान लीजिए किसी को 50, अच्छा ऑफिशियली 50 पैसा का सिक्का भी गवर्नमेंट ने बंद नहीं किया है, तो 50 पैसा का सिक्का अधिकतम 20 क्वाइन यानी 10 रुपये के मूल्य तक के किसी को सिक्का पे कर सकते हैं। इससे अधिक देंगे तो वो लेने से मना कर देगा, ठीक है। बाकी 1 रुपया या इससे अधिक के जो भी सिक्के हैं, या फिर 1 रुपया का करेंसी नोट भी है, इससे अधिक के जो भी सिक्के हैं वो अधिकतम 1,000 के मूल्य तक को ही आप पे कर सकते हैं। मतलब 1,000 मूल्य आप पे कर सकते हैं। उससे अधिक मान लीजिए कि किसी को 1-1 रुपये का सिक्का देना है तो आप 1,000 ही एक साथ पे कर सकते हैं। उससे अधिक देंगे तो लेने से मना कर देगा, क्योंकि ये लिमिटेड लीगल टेंडर है। अनलिमिटेड जितना मर्जी उतना चिल्लर उसको आप नहीं थमा सकते हैं, पहली बात, ठीक है। ये क्वाइन एक्ट यानी सिक्का अधिनियम 2011 में ये सारी बातें लिखी गई हैं। लेकिन जो हमारी करेंसी है वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। मतलब एनसीईआरटी में ये बात दिया गया है कि करेंसी हमारी अनलिमिटेड लीगल टेंडर, मतलब 1 लाख रुपया किसी को पे करना है तो आप 10 रुपया का नोट 1 लाख रुपया आप लेकर उसको दे जाइए, वो मना नहीं कर सकेगा, क्योंकि 10 रुपये का जो नोट है वो भी एक प्रकार से लीगल टेंडर है, तो वो मना नहीं कर सकता। अभी बोले कि लीगल टेंडर भारत के अंदर कहीं भी उसको लेन देन के लिए वो क्या है? बाध्यकारी है, तो इसको मना नहीं कर सकता है, ठीक है। अब बजट 2017 में ये प्रावधान किया गया कि अच्छा मिनिमम अभी आरबीआई 2 रुपये का नोट और मैक्सिमम 2,000 का नोट ये परिचालन में अभी, ठीक है। बजट 2017 में ये प्रावधान कर दिया गया कि एक बार में अब ज़्यादा, एक बार में कैश पेमेंट किसी को करते हैं तो 2 लाख से ज़्यादा नहीं हुआ। तो फिर आप पूछेंगे सर तो फिर ये भी लीगल टेंडर हो गया, लेकिन नहीं, एनसीईआरटी में अभी भी इसको नॉन लीगल टेंडर के अंतर्गत रखा गया है। हालांकि पेमेंट के लिए एक साथ में 2 लाख कैश से ज़्यादा के पेमेंट को हालांकि मना ही कर दिया गया। तो ये बात समझ गए कि लीगल टेंडर क्या होता है और नॉन लीगल टेंडर क्या होता है। लीगल टेंडर के अंतर्गत भी फियाट मनी किसको बोलते हैं, और लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है और अनलिमिटेड लीगल टेंडर किसे कहते हैं। कहने का मतलब एक बार में जितना चाहे चिल्लर किसी को पे नहीं कर सकते हैं। अगर 1 रुपया उससे अधिक का नोट या सिक्का है तो एक बार में 1,000 मूल्य तक का ही पे कर सकते हैं। अगर 50 पैसे का सिक्का है तो एक बार में 10 रुपया तक का ही पे कर सकते हैं। तो इस तरह से ये व्यवस्था है। तो ये फ्लो चार्ट समझ गए, यहाँ से आपको पूरी चीज़ें पता चल जाएगी। अच्छा, 2,000 रुपये का नोट अभी भी लीगल टेंडर है। सरकार ने ऑफिशियली इसको, आरबीआई ने बोला, मतलब इसको जब बंद करने के पीछे उद्देश्य था कि आरबीआई से पूछा गया कि ये नोट क्यों वापस लिया जा रहा है, तो आरबीआई ने बोला था कि डिमोनेटाइजेशन जो 2016 में हुआ था, तो उस समय चूंकि पब्लिक के पास बहुत सारे पैसे मतलब सब पब्लिक के सारे पैसे बैंक में आ रहे थे, तो इसको पब्लिक के बीच वितरण के लिए मतलब कोई दिक्कत परेशानी नहीं, छोटे छोटे मूल्य के हम मतलब नोट छापते तो ज़्यादा समय लगता और पब्लिक के बीच पहुंचाने में हमको ज़्यादा टाइम लग जाता। इसलिए उस समय हमने बड़े बड़े का 2,000 का नोट छाप दिया। अब सबको हम मार्केट से विड्रॉल कर रहे हैं। तो जैसे विमुद्रीकरण हुआ था तो मोदी जी ने बोला था कि 500 और 1,000 का नोट नॉन लीगल टेंडर है, तो वैसा यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया गया कि 2,000 का नोट नॉन लीगल टेंडर है।
तो 2000 का नोट अभी भी लीगल टेंडर है, आपके पास है तो उसको बैंक में अभी भी जमा करवाया जा सकता है, उसमें कोई अभी मनाही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्लो चार्ट है। अच्छा, कभी कभी सिक्का देखते हैं कि आप सिक्का जो होता है वो सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। अब सरकार के द्वारा जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थ एनिवर्सरी पे ये 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया। अब इस प्रकार के जितने सारे सिक्के होते हैं, ये सामान्यतः ये 100 रुपये का सिक्का जो है ये सामान्यतः चांदी के सिक्के होते हैं, चांदी के। अब आपसे हम पूछे कि आप बताइए कि ये फियाट मनी है कि नहीं है। ऑफ कोर्स फियाट मनी है। क्यों? क्योंकि एक तो इसको गवर्नमेंट ने इशू किया है और दूसरा कि ये सिक्के के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। परंतु ये लीगल टेंडर है कि नॉन लीगल टेंडर है, बताइए, सोचिए। तो ये एक प्रकार का नॉन लीगल टेंडर है, क्योंकि इसको सिक्के को लेने के लिए कोई बाध्य नहीं है कि ये कोई लेगा या नहीं लेगा, ठीक है। तो जब भी किसी के स्मृति या किसी याद में कोई सिक्का जारी किया जाता है तो उसको सामान्यतः कोमेमोरेटिव मनी के नाम से जाना जाता है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे 100 रुपये का। अब ये 100 रुपये, इसके फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया है। लेकिन ये चांदी के सिक्का मार्केट में जाएंगे तो अभी कितना में मिलेगा? 4000 रुपया में मिलेगा। तो सामान्यतः ये 100 रुपये के फेस वैल्यू का सिक्का अभी आपको चांदी का जो मूल्य है उसके अकॉर्डिंग ये 4000 रुपये का मिलेगा। अब जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उतना स्नेह प्यार रखता है वो इस सिक्के को संभाल कर रखेगा भाई, उनके स्मृति और उनके याद में। तो ये सारा चीज़ आपको डिस्कस हुआ था, तो ये समझ गए। और किसी के याद में ये तो फियाट मनी के अंतर्गत इसको रखा जा सकता है, क्योंकि ये सरकार ने इशू किया है और ये सिक्के की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट एक बात और डिस्कस हुई थी, अच्छा तो एक बात और यहाँ पे डिस्कस हुई थी, इसको ध्यान से समझिए। अच्छा, भारत में जितने प्रकार के सिक्के हैं, सिक्के, इन सभी प्रकार के सिक्के को ढालने का या सिक्के को मिंट करने का जो जिम्मेदारी है वो भारत सरकार के पास है। भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है भारत सरकार का, ये भारत सरकार का वित्त मंत्रालय सभी प्रकार के सिक्के को क्या करता है, मतलब ढालता है या मिंट करता है, जो भी आप समझ लीजिए। तो जितने भी इस प्रकार के सिक्के हैं, इन सभी सिक्कों का भारत सरकार का वित्त मंत्रालय इसको मतलब जारी करता है, कोई दिक्कत। अच्छा, नोट अभी मार्केट में कितने का? तो 1 रुपये का, 2 रुपये का, 1 रुपये का एक नोट चलता है। तो जितने प्रकार के सिक्के और साथ ही साथ 1 रुपया का जो नोट है, ये सब भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। हालांकि इसके जो परिचालन है, परिचालन सर्कुलेशन में इसको लाने की जिम्मेदारी, परिचालन में इसको लाने की जिम्मेदारी किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो ध्यान से समझिए, 1 रुपया का नोट और जितने भी सिक्के हैं, चाहे 1 रुपया है, चाहे 2 रुपया है, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, जितने भी सिक्के हैं ये सब का सब भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। सिक्के पे तो किसी का हस्ताक्षर नहीं होता है, लेकिन 1 रुपये के नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी का हस्ताक्षर होता है। जो भारत के वित्त सचिव होते हैं उनका 1 रुपये के नोट पे हस्ताक्षर होता है। हालांकि वर्तमान समय में 1 रुपये और 2 रुपये के नोटों का मुद्रण बंद कर दिया गया है, फिर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ में आपको रखना है कि 1 रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है? आपका वित्त सचिव का, ठीक है। अभी वर्तमान में अगर बात करें तो वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे हैं, जो अभी 7 सितंबर को चेंज हुए। 1987 बैच के उड़ीसा कैडर के IAS ऑफिसर हैं, जो अभी हमारे नए फाइनेंस सचिव या वित्त सचिव या फाइनेंस सेक्रेटरी बने हुए हैं। तो ये समझ गए कि जितने प्रकार के सिक्के और साथ ही साथ 1 रुपये का नोट, ये सब के सब भारत सरकार क्या करती है? जारी करती है। इसके अलावा जितने सारे नोट हैं, चाहे 2 रुपये का हो, 5 रुपये का हो, 10 रुपये का हो, 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, 200 का, 500 का और 1000 का, सॉरी 1000 नहीं, 2000 का, ये जितने सारे नोट अभी आपको मार्केट में दिखेंगे, इस सभी नोटों के ऊपर हमारे RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर, जैसे अभी शक्तिदास कांत है, तो उनका इस पे हस्ताक्षर होगा, ठीक है। तो 2 बात समझ गए। सिक्के, सॉरी, जो सिक्के हैं और जो 1 रुपया का नोट है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। हालांकि इसका सर्कुलेशन या चलाने की जिम्मेदारी RBI के पास है। सिक्के पे कोई हस्ताक्षर नहीं होता है, लेकिन 1 रुपये के सिक्के पे हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त सचिव का क्या होता है? हस्ताक्षर होता है, ठीक है। और बाकी जितने सारे रुपीस या नोट हैं, बाकी सारे करेंसी हैं, इन सारे करेंसी के ऊपर हमारे RBI के जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर होते हैं उनका फिर यहाँ पे हस्ताक्षर होता है, फिर उनका सिग्नेचर होता है। तो ये बात समझ गए। नेक्स्ट आगे कुछ और बात समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो 1938 में 1938 में जब पहली बार ये करेंसी मतलब जारी करने का प्रावधान मतलब पहली बार जारी किया गया, तो मिनिमम
5 रुपये का सिक्का जारी किया गया था और मैक्सिमम 10,000 का सिक्का, और सॉरी 10,000 रुपये का नोट जारी किया गया था। तो 5 रुपये का मिनिमम नोट और 10,000 के मैक्सिमम नोट। इन वर्ष 2024 में अगर बात करें कि कितने रुपये की नोट परिचालन में है, तो RS आपको पता है कि RBI 2 रुपये का नोट जारी करता है और अधिकतम पहले 2,000 था, लेकिन अब आप इसको 500 रुपया कर सकते हैं कि अधिकतम 500 RS का ही नोट RBI जारी करता है। तो पहले 10,000 के भी नोट आते थे, आगे देखेंगे कि उसको डिमोनेटाइज किया गया है कब, ठीक है। इसमें आप देखिए 3 बार डिमोनेटाइजेशन हुआ है, यानी विमुद्रीकरण। पहला हुआ है, पहला विमुद्रीकरण यानी पहला है ये, पहला विमुद्रीकरण है ये 1946 में हुआ था, 10,000 के नोट बंद किए गए थे। दूसरा विमुद्रीकरण 1978 में हुआ था, 5,000 के नोट बंद किए गए थे। तो तीसरा विमुद्रीकरण है, ये तीसरा विमुद्रीकरण 2016 में किया गया है और 500 और 1,000 के जो नोट थे उसको बंद कर दिए गए, पुराने वाले। बंद करने के बाद से नए नोट 500 और 2,000 के नए नोटों का परिचालन क्या हुआ, आरंभ हुआ, ठीक है। तो ये बात भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और भी कुछ बेसिक बातें जो क्लास में कराई गई थी, क्योंकि आपको पता है कि क्लास रनिंग क्लास का वीडियो नहीं है, ये आपको अलग से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जो क्लास चला हुआ था। बाकी हम अपने क्लास का वीडियो तो कंटिन्यू, क्योंकि वो रिकॉर्ड किया गया था, उसमें आवाज़ की प्रॉब्लम थी, इसलिए दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ठीक है। अब सिक्के कहाँ कहाँ पे भारत में बनते हैं या सिक्के ढालने की कौन कौन सा जगह है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे पहले नोएडा उत्तर प्रदेश और दिल्ली के पास है, लेकिन है उत्तर प्रदेश में। दूसरा मुंबई, हैदराबाद और फिर कलकत्ता। ये 4 ऐसे जगह हैं जहाँ पे भारत सरकार के सभी सिक्के ढाले जाते हैं या फिर उनका मिंटेड प्रेस यहाँ पे स्थापित है। इसके साथ साथ 4 ऐसे जगह हैं जहाँ पे RBI करेंसी को प्रिंट करता है, जिसमें से एक है नासिक महाराष्ट्र, दूसरा है मैसूर कर्नाटक और तीसरा है देवास मध्य प्रदेश और चौथा है बंगाल। तो ये 4 जगहों पे इसका नोट का छपाई होता है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और फैक्ट्स है, तो समझाने वाला जितना महत्वपूर्ण बात था वो हम समझा दिए हैं। नेक्स्ट इसमें जो ये स्लाइड था मुद्रा के अलग अलग प्रकार, ये आज के लेक्चर में डिस्कस हुआ था, तो ये आज के लेक्चर में ऐड करके मिल जाएगा। दोनों लेक्चर हम आपको ऐड करके देंगे, ठीक है। और उसके बाद से इसका जो नोट्स है और कुछ ये लिखाया पढ़ाया गया है, इसका सारा नोट्स हम टेलीग्राम पे डलवा देते हैं। आप अगर नोट्स बनवा रहे होंगे तो फिर वहाँ से आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने इस टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर बात करें, ये आपका सिलेबस है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें, अगर ये आपका सिलेबस है, तो ये समझ रहे थे कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार में मुद्रा बाजार क्या होता है, पूंजी बाजार क्या होता है, इसको समझे थे। उसके बाद से मुद्रा, मुद्रा के कार्य, मुद्रा का प्रकार, ये समझ लिए। अब नेक्स्ट आगे क्लास में भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकिंग सिस्टम या बैंकिंग व्यवस्था के बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है। तो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके बाद वाले लेक्चर भी इसी में है, ओके। गुड मॉर्निंग। लिख लियो जितना बोला गया, बाद में चेक करेंगे जाते समय लास्ट में कॉपी। कौन को नहीं लिखा है हाथ उठाओगे एक बार, मतलब जो टेलीग्राम पे भेजा गया था पेज का फोटो खींच के, सबको लिख लिया? तुम नहीं लिखे, खड़ा हो। और कोई नहीं लिखा है जी, खड़ा हो जाओ। जो नहीं लिखा है एक बार खड़ा हो जाओ थोड़ा। एक मिनट, एक मिनट। और कौन नहीं लिखा है, खड़ा हो जाओ एक बार। जो कल नहीं आया था वो बैठ जाओ, मतलब नहीं आया था और नहीं लिखा है तब कोई दिक्कत। जो आया था वो नहीं लिखा होगा, मैं नहीं लिखी है। फोन नहीं है तुम्हारा तो अच्छा, जाते समय बोलना 2 पेज जेरॉक्स करवा के हम दे देंगे, ठीक है। क्या? अच्छा फिर ठीक है, ठीक है, तो आज लिख ले। तुम क्या नहीं लिखा है जी? हाँ, 3 दिन से आ रहा हो तो कल वाला नहीं लिखेगा? तो इसको पहले नोट कर लेता, उसको फिर नोट करते रहा भाई। तो क्या नहीं लिखा भाई? इस चीज़ का कौन सा बोर्ड का? यूपी में? MP से ग्रेजुएशन का? तो फिर कहाँ से एग्जाम पे यहीं से दे रहे हो? उसमें भी टाइमिंग है? तो उतना ही, वो तो किसी भी टाइम में आर्ट्स से होगा।
इतना दूर कहाँ यूनिवर्सिटी में चला गया? चेक को कर लिया ना, फर्जी यूनिवर्सिटी बहुत सारा धांधली चल रहा है इसमें, डिग्री वगरी सर्टिफिकेट B.Ed ये सब में, बढ़िया से चेक को कर लेना, ठीक है? बताओ जी, तुम क्या नहीं लिखा है? हाँ, याद नहीं आया था? अच्छा, कल से आ रहा है, तो 2 दिन आराम करेगा, बिना आराम से तब पढ़ेगा। बैठो भाई, बैठ बैठ जाओ। नेक्स्ट बोर्ड पे देखिए, ये वाला स्लाइड कल डिस्कस किया गया था। लीगल टेंडर, नॉन लीगल टेंडर, लिमिटेड लीगल टेंडर, अनलिमिटेड लीगल टेंडर, ये सारा चीज़ फियाट मनी वगैरह क्या होता है। उसके बाद से कुछ फैक्ट्स थे मुद्रा को लेकर, उसके बारे में लिखे थे हम, स्पेशली कि सिक्के कहाँ से बनते हैं पूरे भारत में, कहाँ से ढाले जाते हैं वो देखे थे। उसके बाद से करेंसी कहाँ पे छापी जाती है पूरे भारत में, उस पर डिस्कशन हुआ था, ठीक है? आज के क्लास में कुछ और फैक्ट्स हैं, पहले उसको देख लेंगे, फिर उसके बाद आपको ये जो स्लाइड का कल पेज भेजा गया था मनी के अलग अलग प्रकार, जहाँ से क्वेश्चन वन डे एग्जामिनेशन में ज़्यादा आते हैं कि अलग अलग मनी का क्या प्रकार है, उस पर बातचीत करेंगे। उसके बाद से फिर न्यू न्यू टॉपिक भारतीय रिजर्व बैंक या RBI शुरुआत होगा, ठीक है? तो लिखिए कुछ फैक्ट्स जो कल बाकी था उसको कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट क्या लिखी थी? अच्छा, लैंग्वेज नेक्स्ट लिखे। डिजाइन का हिंदी क्या होता है? डिजाइन का हिंदी, ठीक है, लिखें। रचना नहीं होता है। देखिए अगला पॉइंट, डी उदय कुमार द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डी उदय कुमार द्वारा डी उदय कुमार द्वारा डी उदय कुमार द्वारा वर्ष 2010 में, वर्ष 2010 में, वर्ष 2010 में वर्तमान रुपये के सिंबल, इस तरह से आप लिखिएगा, वर्तमान रुपये के सिंबल, वर्तमान रुपये के सिंबल का डिज़ाइन किया गया, डिज़ाइन किया गया डी उदय कुमार द्वारा वर्तमान रुपये के सिंबल, ये R बीच में ये कट कर लीजिएगा, का डिज़ाइन किया गया। पूर्ण विराम। अगला पॉइंट लिखिए, पहली बार विमुद्रीकरण, पहली बार विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण ब्रैकेट में डीमोनेटाइजेशन, पहली बार विमुद्रीकरण डीमोनेटाइजेशन डैश डैश देख लिखे 1946, 1946, 1946, 1946 ब्रैकेट में लिख दीजिए, 10,000 के नोट बंद किए गए, 10,000 के नोट बंद, 10,000 के नोट बंद। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सेकंड डिमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण 1978, सेकंड डिमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण 1978, 1978 डैश देकर 1978 और ब्रैकेट में लिख लीजिए 5,000 के नोट बंद किए गए, 5,000 के नोट बंद किए गए। मतलब पहले 5,000 और 10,000 का नोट चलता था, तो 1946 में 10,000 का और 1978 में 5,000 के नोट बंद किया गया। और फाइनली अभी लेटेस्ट भी मोदी जी ने किया, लिखिए थर्ड डिमोनेटाइजेशन या तीसरा विमुद्रीकरण, कुछ तो नया ये भी करने चाहिए थे ना, तो नोट बंद कर दिए, लिखिए
तीसरा विमुद्रीकरण डैश 2016 डैश 2016 ब्रैकेट में लिखिए 500 और 1000 के नोट बंद, 500 और 1000 के नोट बंद, 500 और 1000 के नोट बंद तथा 500 और 2000 के नए नोट का परिचालन। 500 और 1000 के नोट का बंदी मतलब बंद तथा 500 और 2000 के नए नोट का परिचालन। 2000 के नए नोट का परिचालन। पुण्य विराम। अभी डिमोनेटाइज नहीं किया गया है 2000 के नोट को, ठीक है। तो अभी भी भारत सरकार की ये फियाट मनी है और अभी भी ये मतलब मार्केट में है, तो उसको बैंक में ले जाकर आप जमा कर सकते हैं। ये सारा प्रावधान है अभी, ठीक है। तो अभी डिमोनेटाइज नहीं हुआ है, मतलब ये नॉन लीगल टेंडर से बाहर नहीं किया गया है कि कोई बैंक इसको लेने से मना कर दे, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखिए। गांधी सीरीज के नोटों का परिचालन। गांधी सीरीज के नोटों का परिचालन मतलब जिस पे गांधी जी का फोटो था। गांधी सीरीज के नोटों का परिचालन का सोच समझ में आ रहा है। गांधी सीरीज के नोटों का परिचालन, परिचालन डैश देकर 1996 से। गांधी सीरीज के नोटों का परिचालन डैश देकर 1996 से। मतलब इसके पहले की करेंसी पर गांधी जी का फोटो नहीं आता था, ठीक है। तो 1996 से गांधी जी का फोटो आना शुरू हुआ। अब इसका गांधी सीरीज का न्यू नोट आ गया है वर्ष 2016 से। कल बताए थे कि पुराने मतलब 1996 से लेकर 2016 तक गांधी जी का फोटो हुआ करता था, वो राइट साइड होता था और न्यू सीरीज में उसको राइट साइड रखा गया है, ठीक है। तो लिखिए, इसको भी लिख लीजिए। अगला पॉइंट, नए गांधी सीरीज के नोटों का परिचालन। नए गांधी सीरीज के नोटों का परिचालन। नए गांधी सीरीज के नोटों का परिचालन डैश वर्ष 2016 डैश वर्ष 2016। गुड विराम। बोर्ड पर देखिए। अभी तो आपका पैसा और रुपया चलता है कि 100 पैसा बराबर 1 रुपया। पहले रुपया नहीं चलता था, पहले आना चलता था। 4 आना, 8 आना, सुने हैं? 16 आना। तो 16 आना में जो होता है ना, 16 आना, इसमें होता था 1 रुपया, ठीक है। तो ये बाद में ये बंद कर दिया गया और वर्तमान में जो व्यवस्था है वो 100 पैसा आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके बदले में 1 रुपया तैयार होता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। पहले 16 आना चलता था, अभी 1 रुपया चलता है। थोड़ी सी जानकारी इसके भी रख लीजिए। 16 अन्ना बराबर 1 रुपया और नीचे 100 पैसा बराबर 1 रुपया, मतलब वर्तमान में ये 100 पैसा वाला चलता है। डेट ऑफ बर्थ 20वीं शताब्दी में होगा तो 5 पैसा 10 पैसा देखे होंगे, और डेट ऑफ बर्थ 21वीं शताब्दी में होगा 5 पैसा 10 पैसा नहीं, एक ही बार 25 पैसा और 50 पैसा और 1 रुपया देखे होंगे। बोलो ना जी, असो। नेक्स्ट आगे लिखिए और कुछ फैक्ट्स लिखिए। कागज का नोट जारी करने वाला पहला देश कौन? चीन डैश देख लीजिए। कागज का नोट जारी करने वाला पहला देश शी जिनपिंग का चीन। चीन केवल लिखिएगा। कागज का नोट जारी करने वाला पहला देश चीन। चीन। नेक्स्ट, प्लास्टिक का नोट जारी करने वाला पहला देश कौन? प्लास्टिक का नोट जारी करने वाला पहला देश। दुनिया का हर एक अजूबा काम चाइना में ही होता है, लेकिन ये काम चाइना में नहीं। प्लास्टिक का नोट जारी करने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देखो, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, अगला पॉइंट देखिए। क्रिप्टो करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी को लागू करने वाला पहला देश
अल सल्वाडोर। क्रिप्टो करेंसी को लागू करने वाला पहला देश अल सल्वाडोर, साउथ अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर, कभी जाइएगा घूमने फिरने तो मिलेगा अल सल्वाडोर। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिए, वर्तमान में 1 रुपये और 2 रुपये के नोट का मुद्रण नहीं होता है, छपाई नहीं होती। वर्तमान में 1 रुपये और 2 रुपये के नोट का मुद्रण नहीं होता है, नहीं होता है। 1 रुपये और 2 रुपये के नोट का मुद्रण नहीं होता है। नेक्स्ट छोटा सा हेडिंग डालिए नीचे, भारतीय रुपया तथा उस पर अंकित चित्र। हेडिंग डाल दीजिए, भारतीय रुपया तथा उस पर अंकित चित्र। चित्र 10 रुपया, क्या 30 रुपया नहीं है, 50 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया और 2000 रुपया। भारतीय रुपया तथा उस पर अंकित चित्र, पहले इसको लिख लीजिए। नहीं रुपया है ना, 2 रुपये 5 रुपये अभी मुद्रण नहीं है, इतना ही रुपया है। हेलो हेलो, लिखिए डैश देखे, 10 रुपया पर डैश देख लिखिए, कौन सा 10 रुपया का नोट रखा है, निकाल के देखिए। सन टेम्पल उड़ीसा, देखिए सूर्य मंदिर। 10 रुपये के नोट के बैक साइड पे डैश तक लिख दीजिए सूर्य मंदिर। मंदिर कहाँ, 20 रुपये के नोट पे एलोरा गुफा, एलोरा गुफा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, मतलब एलोरा गुफा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र का फोटो इस पे नहीं है, उसका मत दिमाग। नेक्स्ट 50 रुपया, हम्पी टेम्पल या हम्पी मंदिर, कर्नाटक, कर्नाटक। नेक्स्ट 100 रुपया का रानी का वाव, रानी का वाव कहाँ पे, मोदी जी के। नेक्स्ट 200 रुपया का नोट पे लिखे सांची स्तूप, मध्य प्रदेश, सांची एमपी, शिवराज सिंह चौहान, अभी नहीं है यहाँ के। नेक्स्ट आगे लिखिए, 500 पे क्या, लाल किला, रेड फोर्ट, दिल्ली जाइएगा तो कभी, चांदनी चौक दिल्ली, केवल दिल्ली लिख दीजिए। चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन उसी के आसपास है। नेक्स्ट आगे लिखिए, 2000 के नोट पे मंगलयान, वनडे एग्जामिनेशन के लिए फैक्ट जहाँ पे ज़्यादातर पूछता है वहाँ पे ये सब काम आएगा। मंगलयान, पुण्य विराम, आगे बढ़। तो ये कुछ फैक्ट्स के तौर पे मनी से संबंधित है। आगे जो फैक्ट आएगा लिखिए बोर्ड पे, अब देखिए। अब मुद्रा के प्रकार जो आपने कॉपी में लिखा हुआ है एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद से फिर नेक्स्ट टॉपिक चालू होगा, ठीक है। मुद्रा के प्रकार, तो सबसे पहले दिया हुआ है फ्यूडेसरी मनी, कल इसके बारे में चर्चा हुआ था। फ्यूडेसरी मनी का ही 2 पार्ट हमने, नॉन लीगल टेंडर और लीगल टेंडर 2 देखे थे।
लीगल टेंडर का जो पार्ट था उसी को हमने सामान्यतः फियाट मनी के नाम से जाना जाता है। बोर्ड पर ध्यान दो जो। तो फिडुशियरी मनी यानी प्रत्ययी धन या विश्वसनीय मुद्रा किसको कहते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। ऐसी कोई भी मुद्रा जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाए या प्रयोग में लाई जाए, प्रत्ययी मुद्रा या फिर फिडुशियरी मनी के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, तो भारत में या फिर दुनिया में कहीं भी करेंसी जो एक्सचेंज के रूप में हल किया जाता है वो आपका फिडुशियरी मनी है। लीगल टेंडर है वो एक्सेप्ट करना या एक्सचेंज के लिए उसको अनिवार्य है, और लीगल टेंडर नहीं के लिए वो बाध्य। कल ये डिस्कशन में आया था। दूसरा है लीगल टेंडर। तो लीगल टेंडर में कल ही बताए थे कि वैधानिक मुद्रा वह मुद्रा है जो विधान या सरकारी आज्ञा पर चलन में आती है। जैसे उस पर आरबीआई का वो स्टेटमेंट रहता है कि मैं धारक को 2,000 रुपया देने का वचन देता हूँ, फिर उसका हस्ताक्षर तो उनका आज्ञा होता है तथा जिसे स्वीकार करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति या ऋणदाता बाध्य है। मतलब लीगल टेंडर के जितने सारे करेंसी हैं उनको लेने के लिए व्यक्ति क्या है, बाध्य है। कोई पर्सन है तब भी, या कोई कर्ज दिया है तो भी। नहीं लेने पर दंड का प्रावधान किया गया। कल ही बताए थे कि 10 रुपए का सिक्का अलग अलग वैरायटी का हल दिया गया। उसके बाद से मार्केट में क्या अफवाह उठी कि ये 10 रुपए का सिक्का डुप्लीकेट है, इसको एक्सेप्ट करने से दो चार दुकानदारों ने मना कर दिया। आरबीआई ने इस पे क्लेरिफाई किया कि नहीं, ये सब आरबीआई मतलब ये परिचालन में ही है, इसको एक्सेप्ट किया जाए। एक दुकानदार ने लेने से नहीं मना किया तो उसके ऊपर केस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये लीगल टेंडर है और भारत के सीमा रेखा नहीं कर सकता। तीसरा जो प्रकार है करेंसी का उसको बोलते हैं ऐच्छिक मुद्रा या साख मुद्रा या ऑप्शनल मनी। कल ही बताए थे आपका जो नॉन लीगल टेंडर के जितने सारे इंस्ट्रूमेंट मनी का सबके सब आपका ऑप्शनल मनी है। तब आप किसी को पे करते हैं तो चाहे तो एक्सेप्ट करेगा, चाहे तो उसको खारिज कर दे। ठीक है, यह वह मुद्रा है जिसे भुगतान के रूप में स्वीकार करना अथवा न करना पूर्णतः प्राप्तकर्ता के सुरक्षा के ऊपर निर्भर करता है। मतलब इसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, तो एक्सेप्ट करने वाला डिसाइड करेगा कि इसको लेंगे या फिर नहीं लेंगे। ऐच्छिक मुद्रा को साख मुद्रा तथा बैंकिंग मुद्रा कहा जाता है क्योंकि यह किसी न साख पर चलती है। मतलब अपने अकाउंट में पैसा जमा तो आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी उसके अकाउंट, जैसे चेक, बैंक ड्राफ्ट, डेट, आपका एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, जितना सारा ये सब इसके अंदर। लेखा मुद्रा या वास्तविक मुद्रा अकाउंटिंग या पेपर मनी की इस मुद्रा का प्रयोग लेन देन मत एवं कर्ज की मात्रा को प्रकट करने में होता है। लेखा मुद्रा कहा जाता है। जैसे इंडियन रुपये पाकिस्तान का, जैसे अभी आप करेंसी आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये का मुद्रा है, तो ये सारा इसमें शामिल। अपना मुद्रा कनाडा का अपना, ऑस्ट्रेलिया का अपना, सिंगापुर का अपना, सबका डॉलर है लेकिन सबका अलग अलग है। यूएस का डॉलर अलग है, कनाडा का डॉलर अलग है, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर अलग है, भारत का करेंसी रुपया अलग है, पाकिस्तान का रुपया अलग है। वहाँ पे भी रुपये इस्तेमाल, वहाँ का रुपया अलग है, तो इसको लेखा मुद्रा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सांकेतिक मुद्रा या टोकन मनी। कल इसको क्वाइंस वाले में, वह मुद्रा होती है जिसका आंतरिक धात्विक मूल्य उसके आंतरिक, तो आंतरिक धात्विक मूल्य आंतरिक मूल्य से कम होता है। यह सस्ती धातु की बनी होती है, जैसे भारतीय सिक्के, ये धात्विक मूल्य फेस वैल्यू होगा, तो आप ठीक कर लीजिएगा। मतलब जिसका कल बोले थे ना टोकन क्वाइन जो आपका होता है जिसका फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उस मेटल इस्तेमाल हुआ है उसका लागत क्या है, बहुत कम है। ठीक है, इस प्रकार के जितने क्वाइन है टोकन मनी या टोकन क्वाइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, प्रमाणिक मुद्रा या फिर मानक मुद्रा स्टैंडर्ड मनी किसे कहते हैं। यदि सिक्के का वास्तविक और अंकित मूल्य बराबर हो जाए तो प्रमाणिक मुद्रा, मानक मुद्रा। तो फुल बॉडीड क्वाइन होता है ना, दूसरी साइड जो कल बताए थे फुल बॉडीड क्वाइन, जितने सारे होते हैं स्टैंडर्ड या मानक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। जितना मेटल का वैल्यू लगा है उतना ही उसका लगभग क्या होता है, फेस वैल्यू होता है। तो इसको हम स्टैंडर्ड मनी या मानक मनी कह सकते हैं। जैसे गोल्ड का कोई सिक्का है, 5 ग्राम का गोल्ड का सिक्का है तो 5 ग्राम गोल्ड का जितना वैल्यू होगा उतना ही उसका वैल्यू होगा। सिल्वर का सिक्का है तो जितना सिल्वर का वैल्यू होगा उतना ही। इन सबको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मनी या प्रमाणिक मुद्रा। एक होता है प्लास्टिक मनी। विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए गए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आदि को, आपने पैसा अपने अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा कर दिए तो 2 लाख के बदले अपने अकाउंट में पैसा जमा किया है, बैंक आपको दे रहा है वो प्लास्टिक का कार्ड, जिस कार्ड के नाम से जाना जाता है। अब उस डेबिट कार्ड से आप कहीं पे भी पैसा ट्रांजेक्शन कर सकते हो, उसमें व्यवस्था हो क्योंकि आपका पैसा उसमें रखा हुआ है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। इस प्रकार के मुद्रा को प्लास्टिक जाना जाता है। मतलब पैसा आपके पास है लेकिन वो कार्ड के फॉर्म में उपलब्ध है। पैसा जमा होता है उसे डेबिट कार्ड मिलता है, बैंक में ठीक ठाक आपका ट्रांजेक्शन है, ठीक ठाक आप बैंक के ग्राहक है तो बैंक आपको एक लोन कार्ड
क्रेडिट कार्ड देती है आपके क्रेडिट के बल पे कि आपका ट्रांजैक्शन किस प्रकार से है। 2 लाख 2.5 लाख का क्रेडिट कार्ड मिलता है, बैंक में पैसा नहीं होता है, फिर भी ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। बाद की बात है जब क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पढ़ेंगे वहाँ पे आएगा। ठीक है, डेबिट कार्ड में जमा जितना है उतना ही आप निकासी कर सकते हैं। मतलब आपके अकाउंट में 50,000 रुपया है तो आप एटीएम कार्ड से जो डेबिट कार्ड है उससे 85,000 निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। परंतु अगर क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है आपके बैंक में पैसा नहीं है, फिर भी आराम से जाके खटाखट निकाल सकते हैं आप, कोई परेशानी नहीं है। समय पर जमा कर देंगे तो ठीक है, नहीं जमा करेंगे तो फिर ब्याज वाज के साथ इसको जमा करना पड़ता है। तो क्रेडिट कार्ड आगे वो आएगा। एक होता है नियर मनी या नज़दीकी मुद्रा, वह ऐसे रूप जल्दी तथा आसानी से मुद्रा के रूप में किया जा सके, नज़दीकी मुद्रा कहलाती है। तब वैसे दुनिया कोई भी करेंसी आसानी से करेंसी के तौर पे या लेन देन के रूप में किया जा सके, मनी नज़दीकी मुद्रा हमेशा इस्तेमाल, जैसे गोल्ड दुनिया के किसी भी कोने में लेकर चले जाइए, इससे आराम से शौक से ट्रांजैक्शन हो सकता है, सामान्य तो मना नहीं करेगा। 10 ग्राम गोल्ड ले लीजिए, दुबई जाइए, चाहे न्यूयॉर्क जाइए, चाहे पेरिस जाइए, चाहे लंदन जाइए, चाहे जापान जाइए, चाहे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाहे श्रीलंका जाइए, चाहे दिल्ली, पटना जाइए, चाहे गोपालगंज जाइए, कहीं पे भी उसका इस्तेमाल हो जाएगा। सामान्य तो इस प्रकार के मनी को हम क्या बोलते हैं, एयर मनी, या फिर इसको मुद्रा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हॉट मनी या गर्म मुद्रा, मतलब आग में गर्म करके नहीं दिया जाता है, अलग परिभाषा है। वैसी मुद्रा जिसमें वित्तीय बाजार में पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, मतलब उसका कोई एक जगह स्टेबल स्थान नहीं है, जहाँ पे माहौल देखेगा वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हॉट मनी किसको बोलते हैं, वैसी मुद्रा जिसको वित्तीय बाजार में पलायन कर जाने की, मतलब जहाँ उसको ज़्यादा प्रॉफिट देखेगा तुरंत एक मार्केट से निकलकर दूसरे मार्केट में चला जाएगा, अर्थात जहाँ पे लाभ मिलने की संभावनाएं अधिक हो वहाँ पे वो क्या हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। ऐसी मुद्रा हॉट मनी कहलाती है। शेयर बाजार में लगी विदेशी मुद्रा, कोई विदेशी इन्वेस्टर्स भारत के शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है, और पैसा लगाया हुआ है, भारत का शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी अपना पैसा शौक से उसमें रखा हुआ है। जैसे पता चलेगा कि शेयर मार्केट भारत का नीचे धड़ाधड़ पैसा निकाल के यहाँ से ना पता हो जाएगा, फिर सोचेगा कि फिर दिमाग लगाएगा कहाँ दुनिया के किस शेयर मार्केट में पैसा अभी बढ़ रहा है, फिर उस शेयर मार्केट में लगाएगा, फिर लगेगा कि वहाँ का भी शेयर मार्केट गिर रहा है तो फिर वहाँ से फिर देखेगा कि किस मार्केट में जा रहा है, तो ऐसे वो घूमते रहता है। सामान्यतः इसमें डॉलर को भी यूएस डॉलर जो होता है नहीं, उसको नहीं। ठीक है, तो शेयर मार्केट में जितना भी विदेशी पैसा लगा हुआ है इसी सबको हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। बस इतना समझ जाइए कि दुनिया की वैसा मुद्रा जो लाभ को ध्यान में रखकर जब मर्जी तब जिधर मर्जी उधर ट्रांसफर हो जाए, उन सब मनी को क्या बोलते हैं, हॉट मनी बोलते हैं। नाम ही है उस हिसाब से, तो उस हिसाब से ये ट्रांसफर हो जाता है। हेलो हेलो हेलो। नेक्स्ट, दुर्लभ मुद्रा एवं सुलभ मुद्रा। अब जिस देश की करेंसी को मिलने में आसानी से मिल जाए उस करेंसी को जाहिर से बात है कि सुलभ मुद्रा कह देंगे। बोलो ना जी, उसने जहाँ जाओ वहीं पे मिल जाए तो सुलभ मुद्रा है, और जो ढूंढने से मिले कहीं कहीं मिले उसको क्या बोलेंगे, दुर्लभ मुद्रा। आप भी किसी व्यक्ति को ढूंढता नहीं मिलता है तो भाई आपका दर्शन दुर्लभ हो गया, तो दुर्लभ। जो रोज मिल रहा है तो क्या है, सुलभ है। बोलो ना जी उसने। तो विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति अपेक्षा मांग से अधिक हो, मतलब डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो, तो क्या होगा, वो सुलभ होगा कि दुर्लभ होगा, सुलभ होगा ना। जितना डिमांड है उससे ज्यादा ही मार्केट में चल रहा है, तो जिसको मर्जी उसी को मिल जाएगा, तो फिर ये सुलभ मुद्रा है। उसे एक मिनट उल्टा हो गया, बोल दिया। मुद्रा की आपूर्ति उसके मांग से अपेक्षा मांग अधिक हो, ठीक है, मतलब जितना आपूर्ति है उससे डिमांड अगर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि दुर्लभ मुद्रा है। लेकिन जितना मांग है उससे डिमांड से ज्यादा सप्लाई है तो उसका उल्टा कर लीजिए। तो हमें समझा रहे हैं, समझ बोर्ड पर देखिए, मतलब डिमांड है 100 रुपये का और सप्लाई हो जाए 1000 रुपये का, तो ये कौन सा मुद्रा हो जाएगा, सुलभ मुद्रा। डिमांड है 100 रुपये का और सप्लाई हो 10 रुपये का, तो ये कौन सा मुद्रा होगा, दुर्लभ मुद्रा हो, जाहिर सी बात है। अमेरिकन जो डॉलर है वो एक प्रकार का कौन सा मुद्रा, अमेरिकन डॉलर दुर्लभ मुद्रा है, क्योंकि विश्व का पूरा मार्केट जो ट्रेड चलता है वो अमेरिकन डॉलर में ही चलता है, और अमेरिकन डॉलर में चलने की वजह से सभी किसी को इसकी डिमांड रहती है, और चूंकि इसका सप्लाई केवल अमेरिकन गवर्नमेंट के पास है इसलिए प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है, इसलिए दुनिया का सबसे दुर्लभ मुद्रा है। बोर्ड
कोई दिक्कत? दुनिया का वैसा करेंसी जहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा हो वो सब के सब सुलभ मुद्रा में क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। मतलब जिस देश की करेंसी दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से मिल जाए, समझिए वो क्या है, सुलभ मुद्रा है। कोई दिक्कत परेशानी? तो ये मुद्रा का अलग अलग प्रकार है, अलग अलग वनडे एग्जामिनेशंस में ज़्यादातर कि हॉट मनी किसे कहते हैं, दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा किसे होते हैं, कौन किस कैटेगरी में आता है, इसको थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट आगे लिखिए।